गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कंपोजिट रेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंपोजिट रेंट क्या है उसके पहले जानते हैं। कंपोजिट रेंट मींस that the rent consists of not only rent for the building but also service charges and asset hire charges. Composite rate means that the rent consists of not only rent, सिर्फ रेंट के लिए नहीं, कौन सा रेंट, बिल्डिंग का रेंट, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट के लिए नहीं, उसके साथ साथ सर्विस चार्ज का रेंट, हायर चार्जेस का रेंट को हम लोग कंपोजिट रेंट मानेंगे। तो कंपोजिट रेंट क्या है? मींस दैट the rent consists that the rent rent consist consist of not only rent for building, of not only rent for building, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट नहीं, कंपोजिट रेंट का मतलब ना ये सिर्फ बिल्डिंग का रेंट है, इसी के साथ साथ सर्विस चार्ज भी लिया जाता है। सर सर्विस चार्जेस मतलब लिफ्ट, मेंटेनेंस चार्ज, कार पार्किंग, वाटर सप्लाई, इसका जो सर्विस चार्ज लिया जाता है ये भी कंपोजिट रेंट में आ जाता है। आप लोग कंपोजिट रेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए। कंपोजिट रेंट मींस दैट द रेंट कंसिस्ट ऑफ not only rent for building but also service charges or asset hire charges, but also service charges and assets hire charges। ये हो गया आपका कंपोजिट रेंट, जैसे बिल्डिंग का रेंट नहीं, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट ही नहीं, ये बिल्डिंग का रेंट के साथ साथ सर्विस चार्जेस भी लेता है और एसेट हायर चार्जेस लेता है। उसमें देखो बिल्डिंग रेंट पे सर्विस चार्जेस, अब सर्विस चार्जेस क्या है? सर्विस इनकम, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना हो, जैसे लीव, मेंटेनेंस, कार पार्किंग एक्सेट्रा। सर्विस चार्जेस, जैसे आप कोई बिल्डिंग भाड़े पे ले रहे हैं तो बोला आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, तो मैंने बोला किस चीज का मेंटेनेंस चार्ज, तो बोला लिफ्ट चल रहा है, आपको वाटर सप्लाई मिला, आप पार्किंग पार्किंग करते, इसके लिए आपको सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सर्विस इनकम। तो इसमें याद रखोगे रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग इज चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग रेंट आपका आएगा हाउस प्रॉपर्टी में, बट सर्विस चार्जेस बट सर्विस चार्जेस में सर्विस इनकम, ये आपका बिजनेस पर्पस यूज होता तो बिजनेस प्रोफेशन, अदरवाइज अदर सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द केस। मतलब या तो ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, या तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा और अदर सोर्सेस में जा सकता है, या तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा या तो अदर।
सर आज को हम मालूम चल गया कंपोजिट रेंट से बिल्डिंग का रेंट नहीं, उसी के साथ साथ आप सर्विस चार्जेस को भी जोड़ोगे। सर सर्विस चार्जेस मतलब सर्विस इनकम, क्या क्या मतलब सर हम लोग घर जब भाड़े पे लेते हैं हम लोग को बोलता है मेंटेनेंस चार्ज दीजिए, जैसे लिफ्ट का मेंटेनेंस, कार पार्किंग, वाटर सप्लाई, ठीक है। एक सेक्टर जो हम लोग चार्ज लेते हैं ये बिजनेस प्रोफेशन हो सकता है या अदर्स होता है, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट ऑफ द केस। कोई भी केस जैसे बिजनेस प्रोफेशन के पास हो तो बिजनेस प्रोफेशन हो जाएगा, अदर सोर्सेज हो तो अदर सोर्सेज के पास चला जाएगा। ये गया आपका सर्विस चार्जेस। अब कंपोजिट रेट में मैंने पहले बताया था सर्विस इनकम मतलब सर्विस चार्जेस, इसके बाद आ रहा है हायर चार्जेस। इसमें ना हमने दोनों पार्ट में इजीली डिवाइडेड कर दिया, दोनों पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। क्या 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 या कंपोजिट रेंट को तुमने सेक्रिएट कर दिया, और या तो कैन नॉट बी सेग्रीगेट, या तुम सेग्रीगेट कर दो या तुम सेग्रीगेट ना करो। समझ में आया बात? अगर तुमने सेग्रीगेट कर दिया, इस केसेस में बिल्डिंग रेंट तुम्हारा क्या होगा, देखो कितना इजी तरीके से समझा रहा हूं, कोई इतना पढ़ने का जस्ट मेरा पीपीटी को ध्यान दो। अगर तुमने सेग्रीगेट कर दिया तो बिल्डिंग तुम्हारा हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और एसेट हायर चार्जेस तुम्हारा चला जाएगा अदर सोर्सेस में। एसेट हायर चार्जेस चला जाएगा एसेट हायर चार्जेस अदर सोर्सेस। मैंने बिल्डिंग भाड़े पे दिया, मैंने बोला मेरा फैन है, एसी है, फर्नीचर है, इसका भी आपको रेंट देना पड़ेगा, इसका भी अलग से आपको रेंट देना। अगर मैंने सेग्रीगेट कर दिया, if composite rate can segregate into rent for the building and asset hire, then rent for the building is chargeable under house property and asset hire charges other source से। प्लीज रिमेंबर, अगर आप कंपोजिट रेंट को सेग्रीगेट कर रहे हो तो बिल्डिंग रेंट हाउस प्रॉपर्टी और एसेट हायर चार्जेस अदर सोर्सेस। इफ कैन नॉट बी सेग्रीगेट, if segregation cannot be done, enter the income is chargeable under the other source, under the business profession। अगर आप चार्ज नहीं कर रहे हो तो पूरा का पूरा रेंट कहाँ चला जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में। अगर आप होटल को भाड़े पे ले रहे हो, अगर आप होटल को भाड़े पे ले रहे हो तो वो जो होटल है, होटल में क्या सारा चीज सेग्रीगेट रहता है? वो लोग तो फैन का भी भाड़ा होता है, उसमें आपका फर्नीचर भी रहता है, तो वो लोग सेग्रीगेट नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस प्रोफेशन में चला जाता है। सर आज हमको मालूम चल चुका है कंपोजिट रेंट का सिर्फ बिल्डिंग का भाड़ा नहीं, उसी के साथ साथ आप सर्विस इन चार्जेस ले सकते हो और एसेट हायर चार्जेस ले रहे हो। बिल्डिंग का रेंट तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, बट सर्विस आपका अदर सोर्स या तो बिजनेस प्रोफेशन में, वो आपका फैक्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अगर आप बिल्डिंग रेंट एसेट हायर चार्ज को सेग्रीगेट कर रहे हो तो मैं बिल्डिंग रेंट को हाउस प्रॉपर्टी मानूंगा, अदर सोर्सेस को हम एसेट हायर चार्जेस को हम अदर सोर्सेस मानूंगा। अगर नहीं से क्रिएट कर रहे हो तो टोटली हम बिजनेस प्रोफेशनल, लाइक अ होटल, लाइक अ होटल। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। Mr. A is the owner of the building at Kolkata. The building consists various units, each laid out for office purpose of the tenant. Compute gross total income, annual value 10 lakh, जिसमें सिक्योरिटी सर्विस 50
then maintenance 50,000. Expense income for service amounted 80,000. Expected at 8 lakh municipal tax, 1 lakh water tax to KMC 20,000 and state government tax 20,000. Interest on loan 2 लाख 2,000, इंक्लूड 2,000 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इसका कंपोजिट रेट का कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा. चलो ये सम करते हैं हम लोग. थोड़ा से करते हैं, आ जाना तो चाहिए इतना पेस में. पर्टिकुलर amount rupees amount rupees. ठीक है, यहाँ पे लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ, उतना लिख नहीं रहा है, कंप्यूटेशन computation of house property of Mr. A for the previous year 1920. This mean year 2021. यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेंज. क्या है मेरे लिए एक्सपेक्टेड रेंज बताओ? 8 लाख. ओके, एक्चुअल रेंट क्या है बताओ? एक्चुअल रेंट है 10 लाख, जिसमें हम लोग को इंक्लूड है 10 लाख में हम लोग को इंक्लूड है सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस. आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो 10 लाख और नीचे अलग अलग दिखा सकते हो, तो मेरे लिए प्लेस नहीं, मैं एक साथ ही दिखा दे रहा हूँ. 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000, तो मेरा हो रहा है 9 लाख. जीए भी निकालो. which ever is higher, 9 लाख हायर है.
उसके बाद आप माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स को, लेस करो, लेस लेस करो म्युनिसिपल टैक्स पेड। कितने रुपए म्युनिसिपल टैक्स पेड किया? 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्स के बाद देखो मैंने वाटर टैक्स भी दिया, किसको दिया? केएमसी। तो ये इसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हम लोग म्युनिसिपल टैक्स में पढ़े थे, अगर टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे तो मैं आपको डिडक्शन नहीं दूंगा। केएमसी मतलब लोकल अथॉरिटी पे को पेमेंट कर रहा है तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा, मगर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो नहीं मिलेगा। तो वाटर टैक्स पेड कितना? 20,000। दोनों होके मेरा 1,20,000 यहां से माइनस हो जाएगा। $7,80,000। ठीक है। उसके बाद मेरा होगा, उसके बाद मेरा ले ए मेरा क्या निकल गया? एन ए भी। ए मेरा क्या निकल गया? एन ए भी। उसके मैं बात क्या करूंगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। उसके बाद हम करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या होगा? 30% ऑफ 7,80,000। कैलकुलेट करके देखो कितना हो रहा है। 7,80,000 इंटू 30%, तो 2,34,000। 2,34,000। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। याद रखना बहुत जरूरत है। कितना इंटरेस्ट है? बोला 2,02,000, जिसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो 2,02,000 में 2,000 जो है वो इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन। तो मेरा इंटरेस्ट कितना दे रहा? तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन तो मेरे को मिलेगा नहीं। तो 2,02,000 में 2 लाख का मेरे को डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल में मेरा क्या हुआ? 4,34,000। तो 7,80,000 से अगर हम माइनस करेंगे 4,34,000 तो 3,46,000 आएगा।
तो ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया इस हिसाब से 3,46,000 मैंने हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया। ठीक है, तो याद हाउस प्रॉपर्टी, तो हमको इधर निकालना पड़ेगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो याद रखना हाउस प्रॉपर्टी आप लोग कर चुके हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे हाउस प्रॉपर्टी आपको दिखा दिया, अब ग्रॉस टोटल इनकम दिखाऊंगा आपको, सिर्फ याद रखना है ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ठीक है। ये अब हम ये भी बता दे रहा है, ये आपका हम मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, ये मैं नोट 1 मान के चलता हूँ, ये मेरा नोट है, नोट 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब मिस्टर वाई हम उतना नहीं लिख रहे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो देखो सबसे पहले आएगा, एक नंबर में आएगा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मेरा कितना आया था, 3,46,000। ओके, दूसरा नंबर मेरा क्या है, सैलरी, ये तो मेरा है ही नहीं, सैलरीज तो है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद तीसरा क्या है, बिजनेस प्रोफेशन, ये भी नहीं है, ऐसे नॉर्मल लिख के निकाला। चार नंबर हिट क्या है, कैपिटल गेन, ये भी नहीं है। लास्ट में आ रहा है अदर सोर्सेस, हाँ ये है, अदर सोर्सेस है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो जिसमें बोल रहा है इंक्लूडिंग है सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस, ये सारा क्या है, कंपोजिट रेंट के हिसाब से अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस है। किंतु उसके बाद ये लोग बोला ये सब ले आने के लिए, ये सर्विस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सर्विस अमाउंटेड, मतलब ये सर्विस लेने के लिए उन लोग का खर्चा हुआ 80,000, दैट्स मीन मेरा 20,000 मेरा अदर सोर्सेस है। 1 लाख ये दोनों करने में, एक्सपेंस इस सर्विस को करने के लिए 80,000 रुपया वो लोग खर्चा कर दिया। 1 लाख सर्विस में वो लोग का 80,000 रुपया एक्सपेंसेस हो गया, तो कितना होगा, 20,000 उन लोग का अदर सोर्सेस में चला जाएगा, 20,000 उन लोग का अदर सोर्सेस में चला जाएगा। हम तो इसमें शॉर्टकट में तो आप लोग लिख सकते हो इतना इतना चार्जेस, उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बोल के नीचे माइनस करके आप लोग लिख दीजिएगा। तो टोटल मेरा हो गया, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मेरा हो गया
2,66,000 माई ग्रॉस टोटल इनकम। एंड यहां भी हम लोग का कॉम्पोजिट इनकम खत्म हो रहा है। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम इज चार्जेबल अंडर अदर हेड। अगर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बेनिफिट, देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी। अगर मेरा प्रॉपर्टी बिजनेस बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है तो ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। अगर प्रॉपर्टी सबलेट हो रहा है तो उस केसेस में अदर सोर्सेस में जाएगा। बिजनेस बेनिफिट, बिजनेस प्रोफेशन, सबलेट, अदर सोर्सेस। इस केसेस में मैं क्या करूंगा, एक्चुअल रेंट को ही टैक्सेबल मानूंगा। मेरा बात ध्यान से सुनो, बिजनेस प्रोफेशन में जब यूज करूंगा मेरा प्रॉपर्टी को तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। सबलेट करूंगा तो अदर्स होता है। ये हमको पता है कि इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। एक्चुअल रेंट ही इसका चार्जेबल होगा टैक्स, कोई एक्सपेक्टेड रेंट नहीं होता इसमें। एक्चुअल जितना, मान लो मेरा एक्चुअल रेंट है 5 लाख और एक्सपेक्टेड रेंट है 4,50,000। तो इस केसेस में मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, इसको इग्नोर करूंगा। मेरा बात समझ में आया? बोला हाँ समझ में आ चुका है। बिजनेस बेनिफिट, बिजनेस प्रोफेशन, सबलेट, अदर सोर्सेज, इस केसेस में हम कंप्यूटर इस तरीके से करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा और इसके ऊपर हम लोग एक्चुअल रेंट के ऊपर हम लोग टैक्सेबल कर दूंगा। एक्चुअल रेंट में हम मेरा टैक्स चार्ज होगा, ये टैक्सेबल है। ठीक है। दूसरा बात बोला, इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं है। नो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ। एक्चुअल एक्सपेंसेस जैसे टैक्स लेविड बाय लोकल और स्टेट गवर्नमेंट इंटरनेशनल अलाउ एज ए डिडक्शन। अगर लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लोन, इस तीनों का डिडक्शन मिल जाएगा। एक्चुअल एक्सेस में लोकल अथॉरिटी को जो टैक्स दे रहा एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स हो, सारा का सारा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? ये था दो टॉपिक आज का क्लास का। एक था कंपोजिट रेंट, दूसरा था प्रॉपर्टी इनकम इज चार्जेबल अंडर द अदर हेड। हम लोग जस्ट 2 मिनट टाइम दो, जस्ट ओनली 2 मिनट। एक बार हम लोग क्लास का रिवीजन कर देते हैं। सर आज हम लोग सीखे हैं कंपोजिट रेंट। ये सिर्फ बिल्डिंग का नहीं होता है, साथ साथ में सर्विस चार्जेस एंड एसेट हायर चार्जेस का भी होता है। अगर बिल्डिंग रेंट प्लस सर्विस इनकम व सर्विस चार्जेस होगा तो बिल्डिंग रेंट को हम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे और सर्विस चार्ज को हम लोग अदर सोर्सेस या बिजनेस प्रोफेशन दोनों में कोई एक मान सकते एज पर फैक्ट। सर हाउस प्रॉपर्टी प्लस हायर चार्जेस, अगर आप सेग्रीगेट कर रहे हो तो बिल्डिंग रेंट आपका हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा और एसेट हायर चार्जेस आपका अदर सोर्सेस में चला जाएगा। अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो टोटली बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा, लाइक अ होटल। मैंने उसके बाद सिखाया प्रॉपर्टी इनकम इज चार्जेबल अंडर अदर हेड। बिजनेस बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है तो बिजनेस प्रोफेशन, सबलेट कर रहा है अदर सोर्सेस। हाँ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे?
सर कोई बात नहीं है, मैं इसमें एक्सपेक्टेड रेट को इग्नोर करूंगा, एक्चुअल रेट को चर्चेबल मान लूंगा। हाँ, कोई 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहा है तो लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, इंटरेस्ट, तीनों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, आज यहाँ पे क्लास कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और करेंगे। बाय।